एम्प्लॉय का नाम, जॉब, सेल एंड कमीशन, और अब हमने लिखा सेल प्लस कमीशन फ्रॉम ईएमपी। तो वही प्रॉब्लम कि कमीशन अगर किसी एम्प्लॉय का नहीं है तो वो रिजल्ट में भी आपको जो सेल प्लस कमीशन हमने किया तो उसमें भी रिजल्ट में नल आ रहा है। तो इसका हल हमारे पास क्या है, हमने लिखा सेल में ऐड करो एनवीएल ऑफ कमीशन कॉमा 0, जिसका मतलब क्या होगा कि अगर कमीशन में नल आता है तो उसको रिप्लेस कर दो 0 के साथ। और एलियस भी हमने दे दिया इसका। तो हम अगर नल वैल्यूज आपके पास आ रही होती हैं और आप उसको कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एनवीएल का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसी का ऑल्टरनेट एक और चीज हमारे पास मौजूद है एनवीएल के अलावा। क्लियर है एनवीएल? थोड़ा थोड़ा कौन कह रहे हैं? थोड़ा थोड़ा वाला कौन है? कितना पीछे था? थोड़ा थोड़ा, इससे पीछे तो दीवार है। ठीक है, और नल में क्या फर्क है? नल भी तो यूज करते थे। नल हम यूज करते थे, नल तो आपके डेटा में आ जाता था, हम यूज नहीं कर रहे। अगर नल आ रहा है और आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो अगर मैंने लिखा था सैलरी प्लस कमीशन, तो कमीशन में जहां नल आ रहा है तो वहां पर रिजल्ट भी नहीं आता था। तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, एनवीएल यूज किया, नल वैल्यूज। अगर कमीशन में नल आ जाए तो 0 रिप्लेस कर दो ताकि सैलरी प्लस 0, सैलरी तो लिखी हुई है कम से कम, नल की वजह से वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो हमने इस वजह से इसको एनवीएल को यूज किया यहाँ पर। सेकंड फंक्शन आपके पास है एनवीएल 2, ये एनवीएल था। सेकंड फंक्शन है आपके पास एनवीएल 2। अगर एक्सेल पे किसी ने काम किया हो तो उसमें इफ का फंक्शन होता है, क्या होता है? तो एक्सेल तकरीबन सबने यूज किया होगा ना, उसमें इफ का फंक्शन होता है। लैंग्वेज किसी ने नहीं किया तो उसमें एक फंक्शन था इफ का कि अगर कंडीशन आप बताते थे ट्रू हो जाए तो ये कर दो, फॉल्स हो जाए तो यू कर दो। कितने आर्गुमेंट्स हो गए? सेम इसी तरह एनवीएल 2 काम करता है। इसमें आप पहला कॉलम या एक्सप्रेशन जो देते हैं वो होता है कंडीशन, टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है यहाँ पर नल है या नहीं है। ठीक है, क्या ये वैल्यू नल है या नहीं है। अगर ये वैल्यू नल नहीं है तो सेकंड आपने जो भी चीज प्रोवाइड की है उसको प्रिंट करो। अगर यहाँ पर वैल्यू मिल जाए तब, और अगर यहाँ वैल्यू नहीं मिले मतलब अगर यहाँ पर क्या हुआ नल, तो देन ये वैल्यू प्रिंट करो। अगर इसमें क्या मिल जाए वैल्यू, दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, यहाँ तो सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ तो थर्ड। पहली वाली सिर्फ और सिर्फ चेकिंग करने के लिए कि इसमें आपने कमीशन लिख दिया, क्या यहाँ पर नल है या नहीं है। अगर नल है तो यहाँ पर आप जो मेंशन करेंगे वो काम हो जाएगा, और अगर नल नहीं है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, पहली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ चेकिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमने लिखा एनवीएल 2, ठीक है, और हमने लिखा कमीशन, कमीशन में अगर वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब क्या होगा, ये एम्प्लॉय जो है वो सैलरी भी ले रहा है प्लस कमीशन भी ले रहा है। सिंगल कोड में लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये करेक्टर वैल्यू है। ठीक है, ऐड नहीं करेगा, ये लिखा हुआ आएगा आपके पास। और अगर यहाँ पर नल हुआ तो क्या लिखा हुआ जाए, सेल, कि ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी ले रहा है फ्रॉम ईएमपी। कमीशन तो नंबर है, कमीशन नंबर है, मैंने भी कहा है कमीशन नंबर है। एनवीएल में हमने बात की थी दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने बात की ये सिर्फ चेकिंग करने के लिए वैल्यू ये रिटर्न होगी, इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी, क्योंकि दोनों सूरतों में या तो ये रिटर्न होगा या तो ये रिटर्न होगा। तो इन दोनों की डेटा टाइप दोनों क्या है, दोनों कैरेक्टर वैल्यूज रखी हमने। ठीक है, और अगर हम सेम वही काम जो हमने एनवीएल से किया था यहाँ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगल कोड आप हटा दें, क्या हो जाएगा, यानी कि अगर कमीशन में नल होगा तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो क्या, सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय की सिर्फ सैलरी प्रिंट कर दो। और अगर नल नहीं है तो सैलरी और कमीशन के साथ दोनों चीजें ऐड कर दो, तो टोटल बन जाएगा इसका। याद रखें, वही काम जो एनवीएल ने किया था
हम आप जो है एनवीएल 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आर्गुमेंट्स उसमें 2 थे, इसमें आर्गुमेंट 3 है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। थर्ड, इसके अंदर एक फंक्शन है नल इफ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इसमें डेटा जो है हम चेक करें, अगर सेलेक्ट फ्रॉम EMP, insert into EMP job cell, EMP NO सही है। अब ठीक है, एम्प्लॉय नंबर है 1011। अबे भाई कौन तलवार निकाल रहा है ये? या आप तलवार निकाल रहे हैं? अब मैंने एक रिकॉर्ड इसमें ऐड किया, कैसे हुआ ये हमें नहीं पता, बहरहाल एक रिकॉर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। और इसमें हमने जानबूझ के इसकी कोई जॉब नहीं रखी। क्या आ रहा है कि एम्प्लॉय नंबर 101 है, 1011 और किंग उसका नाम है, सैलरी ये है वगैरह, बाकी चीज़ें तमाम क्या है नल है। अब अगर मैं लिखूं सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम, और अब मैंने लिखा एनवीएल ऑफ जॉब, यानी कि अगर जॉब में नल आ जाए तो क्या कर दो, यहाँ लिख दो नो जॉब, ठीक है, फ्रॉम EMP। जिसकी जॉब में नल है वहां पर नो जॉब रिटर्न कर दी। इसी तरह अगर मैं हायर डेट पे कर दूं, अभी जो मैंने ऐड किया उसमें हायर डेट नहीं है ना, HD क्या कह रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ, डेट लाइन सेव होनी चाहिए, क्योंकि हमने लिखा है कि अगर हायर डेट में नल आ जाए तो देन नो हायर डेट लिखा हुआ आ जाए। अब नो हायर डेट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ सकता, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, 2-4 कर दें, सिस डेट करवा देते हैं कि अगर किसी की डेट नहीं लिखी तो एक स्पेसिफिक डेट आपने प्रिंट करा दी कि ये डेट लिखी आ जाए, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी डेट मौजूद नहीं है। नलिफ का एक फंक्शन है, नलिफ का फंक्शन क्या काम करता है, इसमें आप 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, पहले में आपकी कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन होगी, दूसरे पे होगी, ये दोनों को मैच करेगा कि क्या दोनों सेम वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों सेम वैल्यूज रिटर्न करेंगे तो रिजल्ट आपका नल आ जाएगा, रिजल्ट में नल आएगा, ठीक है। और अगर ये सेम वैल्यूज रिटर्न नहीं हो रही तो पहली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक एग्जांपल जैसे बुक में भी लिखी हुई है, सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम और हम लिखा लेंथ ऑफ ई नेम, ठीक है। और इसका हमने एलियस रख दिया एक्सप्रेशन 1। इस तरह से हम लिखा जॉब, लेंथ ऑफ जॉब, क्या करेगा, जॉब की लेंथ जितनी भी कैरेक्टर्स पे है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। एक्सप्रेशन 2 हो गया ये हमारा। और अब हमने फंक्शन लगाया नल इफ के लेंथ ऑफ ई नेम, पहला एक्सप्रेशन हमने पास कर दिया, और लेंथ ऑफ जॉब, एक ब्रैकेट बंद होना था ना वहाँ में। फ्रॉम EMP क्या काम किया सर, देखें पहला जो एम्प्लॉय उसका नाम क्या है, किंग, जॉब क्या है उसकी कुछ भी नहीं है, तो किंग में कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 4, जॉब में क्योंकि कुछ है ही नहीं तो मैच नहीं किया, तो क्या रिजल्ट आ गया, पहला एक्सप्रेशन जो था। अच्छा, इसमें 5 कैरेक्टर में इसका नाम है 5, और जॉब वो भी 5 कैरेक्टर्स के इक्वल है, रिजल्ट क्या आ गया। यानी कि अगर ये दोनों पैरामीटर्स या आर्गुमेंट सेम वैल्यू लेकर आते हैं तो आपका आंसर जो है नल आ जाता है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो पहला एक्सप्रेशन जो है वो आपका रिटर्न हो जाता है। क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी, कोई जहन में आ रही है।
इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आपके पास एक ऑर्डर्स का टेबल है और एक है ऑर्डर स्टेटस कह लें, या जिसके अंदर ऑर्डर्स की डिटेल होगी कि क्या ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं, उसमें डेट आ रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ से डेट यहाँ पर मैच कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, नल आ जाएगा, जिसका मतलब ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। और अगर कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं है तो वो पहले वाली की डेट लिखी हुई आ जाएगी, जिसका मतलब है जहाँ पे डेट आ रही है इसका मतलब है ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ या पेंडिंग में है, जो भी स्टेटस है। तो इस तरह के काम जो है आप इसमें चेक कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि दो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, दोनों में सेम डेटा अगर आ गया, अगर यहाँ पर एक ऑर्डर बना था और वो कंप्लीट हो गया तो उसकी डेट आ गई, बना था और कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया तो नल। लेकिन अगर कहीं पे वैल्यू रिटर्न होगी तो इसका मतलब है इस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, या तो पेंडिंग में किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसमें आप इस फंक्शन को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। कोलीज NVL2 नल इफ तमाम जो है ये नल के लिए काम कर रहे थे। तमाम की क्या रिस्ट्रिक्शन है, किसी में 2 आर्गूमेंट्स हैं, किसी में 3 है। कोलीज का फंक्शन आपके लिए ये काम करता है कि आप इसमें लिखते हैं और इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 और ये जाता है कॉलम n तक, यानी कि जितने भी कॉलम्स हैं आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। हर कॉलम में ये पहले चेक करेगा जिसमें इसको वैल्यू मिल गई वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। फर्स्ट नॉट नल वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब अगर किसी कॉलम में आपने यहाँ पर कमीशन लिखा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर MGR लिखा है, किसी एम्प्लॉय का कमीशन नहीं होगा तो क्या करेगा, MGR प्रिंट कर देगा। MGR नहीं होगा तो हमने लिख दिया सैलरी प्रिंट कर दो, सैलरी प्रिंट कर देगा। इसी तरह से जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी आगे चलता रहेगा। और अगर तमाम में ही आपने कोई इस तरह का डेटा लिखा जिसमें वैल्यू नहीं मिली फिर तो नल आएगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने क्या किया, MGR ID कि एम्प्लॉय की मैनेजर ID प्रिंट कर दो। अगर मैनेजर ID नहीं है कमीशन प्रिंट कर दो, कमीशन नहीं है तो फिर एक हार्ड बॉडी वैल्यू दे दी -1। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो चीज़ भी यहाँ मेंशन की है उसमें से इसको कुछ भी नहीं मिला, देन -1 लिखा हुआ गया। ये आपके पास डेटा है, डेटा टाइप तमाम की सेम होनी ज़रूरी है इसमें। अगर हम लिखें सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम और हमने लिखा कोलीज और हमने कहा कमीशन प्रिंट करो, अगर कमीशन नहीं मिलता तो MGR प्रिंट कर दो, और MGR नहीं मिलता, अब हमारे पास कोई इस तरह का कॉलम ही नहीं है तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया 1 फ्रॉम EMP। ये क्या करेगा, हर एम्प्लॉय का कमीशन प्रिंट करने के लिए जाएगा, कमीशन होगा तो प्रिंट हो जाएगा, कमीशन प्रिंट नहीं हुआ तो MGR अगर मौजूद है तो वो प्रिंट कर देगा, और अगर MGR भी नहीं हुआ तो देन फिर 1 लिखा हुआ जाएगा। अब जहां पर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये वो एम्प्लॉयज हैं जिनका कोई भी कमीशन नहीं है और कोई भी इनका MGR भी मौजूद नहीं है। सर हम चाहते हैं जीरो को भी वो वैल्यू कंसीडर ना करे। जीरो को वैल्यू कंसीडर नहीं है, जीरो तो वैल्यू है, कैसे क्या करें, फॉर्मेट है। नहीं तो आप इसको जीरो को हटा ही दें, अगर हम नल कर दें। अगर हम इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वो रिप्लेस वगैरह कुछ नहीं नल वो फिर आप अपना दिमाग चला के कर सकते हैं ना काम, कि हम इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर कोई फंक्शन यूज कर लें जिससे जो है ये वैल्यू हट जाए। या तो आप इसको फिर या तो वैल्यू रखें नहीं, सिंपल जो मेथड है, एक वैल्यू है तो वो तो है अब आपके पास। कंडीशनल एक्सप्रेशंस, कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या आपके, इफ देन एल्स की कंडीशन जो आप यूज़ करते हैं वो SQL के अंदर भी आपके पास 2 फंक्शन हैं, केस और डिकोड, जो सेम वही काम करते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर इफ देन एल्स की काम करते हैं। ऑरेकल के अंदर PL में आप बाकायदा जो पढ़ेंगे इफ देन एल्स मौजूद है उसके अंदर, लेकिन 2 फंक्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, केस और डिकोड, जो कि सेम वही काम कर सकते हैं। क्यूरी के अंदर स्टेटमेंट के अंदर ही आपको PL का प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों एक जैसे हैं। दोनों सेम है, तकरीबन सेम है, कुछ डिफरेंस है लेकिन हमारे लेवल के मुताबिक दोनों सेम है, ठीक है। यूज़ कैसे करते हैं हम इसे, सबसे पहले केस हम लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम और उसकी जो भी जॉब है वो लिखी हुई है और उसकी सैलरी लिखी हुई आ जाए। देन अब इसका सिंटेक्स क्या है, केस
केस के बाद आप बताते हैं कौन से कॉलम पर आप वैल्यूज चेक करना चाह रहे हैं। ये कोई भी कॉलम या एक्सप्रेशन होगा, वैन यानी कि इस कॉलम या एक्सप्रेशन में ये वैल्यू चेक करो, अगर ये वैल्यू मिल जाए तो ये प्रिंट कर दो, ये वैल्यू मिल जाए तो ये प्रिंट कर दो, ये वैल्यू मिल जाए ये प्रिंट कर दो, कितनी कंडीशन जितनी भी आप लगाना चाहें। और आखिर में एल्स, अगर इनमें से कोई भी ना मिले या आपने जो जो कंडीशन बताई उसके अलावा कोई डेटा हो तो फिर ये वैल्यू रिटर्न हो जाए। हमने लिखा केस, हमने लगाया जॉब पर। हम काम क्या करने जा रहे हैं, हम ये काम करने जा रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो कि डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं और हमें उनकी जो है इंक्रीमेंट जो है उनका वो करना है उनकी जॉब के हिसाब से, ठीक है, कि जॉब कैटेगरीज के हिसाब से उनका इंक्रीमेंट हम लगाएंगे। अगर क्लर्क की जॉब है, ठीक है, तो उसका 10% इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। अगर सेल्समैन है तो 15% लगेगा। अगर और कौन से इसमें मैनेजर है तो 20% लगेगा। अगर एनालिस्ट है तो 25, और अगर इसके अलावा कोई भी है तो उसको कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, देना चाहे तो दे सकते हैं। इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, वो है प्रेसिडेंट है, उसको नहीं देना, वो पहले बहुत कमा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमने काम करना है। तो हमने लिखा केस जॉब व्हेन क्लर्क, मतलब ये वो कॉलम है जिसके अंदर अगर ये वैल्यू है तो क्या करना है, हमने लिखा देन प्रिंट कर दो सेल मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट कितना चाहिए 10%। तो इसकी सैलरी का जो भी 10% बनता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमने कहा कि व्हेन सेल्समैन, डेटा केस सेंसिटिव है ये भी याद रखना है, देन सेल इंटू 1.15, व्हेन मैनेजर देन सेल इंटू, अच्छा ये हम ऐसा करते हैं, इसको 0 पॉइंट करते हैं। हम सिर्फ फिलहाल ये चेक कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट बनता कितना है, ठीक है। वो हम अगले कॉलम में करेंगे कि इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद कितना होता है। तो इसमें आपको सिर्फ दिखाएगा कि सैलरी जिसकी जो भी है उसका 10% कितना होता है, ठीक है। अगर आप 1 पॉइंट से करेंगे तो सैलरी भी उसमें ऐड हो जाएगी। और मैनेजर का हमने रखना है 20%। when analyst then sell into 25%। और अगर इसके अलावा कोई हो एल्स क्या करना है, 0, यानी कि 0 वहां पे प्रिंट कर दोगे, यानी कि और किसी का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। एलियस हमने रख दिया इसका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना जरूरी है, इससे केस यस इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना जरूरी है, जरूरी है इसको, इसके मुताबिक ये जो मैंने लिखा है ये वाला चलो। इसमें जरूरी हो सकता है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में तो ये वो जो केस है वो जो होगा वही देखें। अच्छा एक चीज़ और रह गई, हमने इसको एंड भी करना था, एंड एलियस हमने एंड बाद में लगा दिया, इसको पहले यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपका एलियस हो गया, ठीक है। और जब हमने इसको रन किया तो ये आपको कहता है फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। अच्छा हमने क्या किया, हमने इसको एलियस में कुछ कर लिया। इंक्रीमेंट, ये एरर इस वजह से आया क्योंकि इंक्रीमेंट उसका रिजर्व वर्ड है, इस वजह से ये एरर है, ठीक है। वरना हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम विदाउट एलियस के, विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स के लिख सकते हैं। लेकिन इंक्रीमेंट अगर हम इसको ये देख लेते हैं, हम इसको INC कर देते हैं, ये क्यूरी चल जाएगी। इंक्रीमेंट उसका रिजर्व वर्ड है, इस वजह से वो क्यूरी रन नहीं हुई। इसके रिजर्व वर्ड की लिस्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। SQL में हम लोग नहीं बताते, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप
ढूंढना चाहे तो आप ढूंढ सकते हैं। चलिए ऐसा करें, नहीं गूगल में नहीं, इसमें ऑरेकल के अंदर ही डेटा हिस्ट्री का हमारे पास एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि रिजर्व वर्ड कौन कौन से है। उसमें आपके पास बकायदा व्यू है जिसमें वो दिखा देगा कि ये रिजर्व वर्ड है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अंदाजन सर वैसे कितने हो सकते वो फिर मुझे क्यूरी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मुझे अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है 250 है, हो सकता है 700 800 है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है? इंक्रीमेंट दिखा रहा है। वो किंग जो है ऊपर, उसका इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसकी कोई जॉब नहीं लिखी, गलत है वो। अच्छा, क्लर्क का कितना लगना था? 10%। 800 का 10% 80 बनता है। ठीक है, सही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर ऐसा होता कि इसमें मैंने क्लर्क भी बता दिया, सेल्समैन भी बता दिया, मैनेजर भी, एनालिस्ट भी, अगर मैं लिखता सिर्फ क्लर्क और सेल्समैन और बाकी कंडीशन वही रहती, ये 2 लाइंस में हटा दूं, तब क्या होता? यानी कि जिनका मेंशन नहीं किया तो एल्स की कंडीशन पर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये काम हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद इनकी सैलरी क्या बनती है। तो हमने सिंपल इनको इसको कॉपी किया और ये मैं दोबारा लिखने के बजाय हमने इसको दोबारा पेस्ट किया और हमें क्या चेंज करना है? 0 की जगह ये क्या दिखा रहा था? 10% इतनी सैलरी बनती है, 15% इतनी बनती है, और ये बताएगा कि सैलरी ऐड होने के बाद क्या होगा। एल्स के अंदर क्या आ जाएगा? सेल 1 क्यों? अगर किसी का सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लगा तो सैलरी तो कम से कम रहेगी या वो भी चली गई? नहीं मल्टीप्लाई नहीं, टोटल कर दें। 1100 सैलरी है, इंक्रीमेंट नहीं लगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, परफॉर्मेंस सही नहीं थी इसकी, तो मतलब जो भी था, हो सकता है ये जो कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो कि ऑफिशियली हायर नहीं किया हुआ, जो केसी वाले कर रहे हैं आजकल, उस टाइप के हों। खैर, और ये क्या आ गया? डेसिमल में रिजल्ट आ गया। अब इसको कैसे ख़त्म करें? राउंड कहाँ लगेगा? कॉमा 0 ऑप्शनल होता है, आप डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते थे, ये नहीं भी लिखे डायरेक्ट क्लोज कर दें तब भी वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा केस का काम। अगर यही काम हम दूसरा फंक्शन आपके पास है डिकोड, सेम यही काम करेगा। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक काम ये करना है, केस लिखा हुआ था, यहाँ पर आपने लिखा ब्रैकेट के साथ डिकोड, एक बार, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, इसको बड़ा करें और आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट का इजाफा किया। वैन, जहाँ पर भी वैन लिखा हुआ है वहाँ रिप्लेस कर दो, रिप्लेस का फंक्शन, जहाँ पर वैन लिखा है वहाँ क्या लिखा हुआ जाए? कॉमा। ठीक है, और जहाँ पर देन लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आ जाए? कॉमा। ठीक है, एक काम, और ये मैंने इसलिए कर दिया जल्दी से हो गया ये काम। इसमें क्या है? डिकोड, इस कॉलम को डिकोड करना है। क्या फाइंड करना है? ये, अगर ये मिल जाए तो ये कर दो, अगर ये मिल जाए तो ये कर दो, ये मिल जाए तो ये कर दो। इसमें एल्स जो लिखा हुआ है, एल्स की जगह पर भी कॉमा आता है। ठीक है, और एंड, जहाँ एंड लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या करेंगे? नहीं, यहाँ पर अब कॉमा नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करना है आपने। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम नीचे वाले को सही करना पड़ेगा ना, वो यहाँ पर तो डिकोड ऑफ, ठीक है, सर 0 के बाद ब्रैकेट आ रहा है कहाँ पर? वो राउंड का है, वो तो राउंड का लास्ट। ये कॉमा क्यों आ रहा है? एल्स ठीक है, ये एल्स का हो गया। ठीक है, सही है। यहाँ कहाँ कह रहे हो? सही है, 0 के बाद जो ब्रैकेट आ रहा है तो ये वाला, ये तो, ये भाई ये देखो, ये आपका एक जो है उसका हो गया ना, एक तो डिकोड का हो गया, दूसरा राउंड का हो गया। यानी कि डिकोड और केस में क्या फर्क है? सिंटैक्स का डिफरेंस है खाली।
वर्किंग एक ही है दोनों की। केस सही नहीं बहुत से बेहतर ये ज़्यादा आसान है, ये कम लिखना पड़ रहा है आपको इसमें। वैन में 4 कैरेक्टर होते हैं, कॉमा एक बार लिखना पड़ता है आपको। देन में भी भूल भुलैया में गुम हो जाएंगे। नहीं, आप जो है नहीं कॉमा में बिल्कुल गुम हो जाएंगे सर। वैन कॉमर्स देखिए डिकोड, ठीक है, और आपने बताया कि ये कॉलम है व्हेन फाउंड दिस रिप्लेस विद दिस, ठीक है, व्हेन फाउंड दिस रिप्लेस विद दिस, इस तरह से चलता है। दो दो इस तरह से आप चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। और एल्स अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, ये भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसको अगर हम लिखें, दोनों सेम रिजल्ट होंगे। दोनों का सेम रिजल्ट। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट ई नेम और जॉब, अब मैंने लिखा डिकोड। जॉब में अगर जो है क्या फाइंड करो, क्लर्क, ठीक है। अच्छा नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, एयर वाइज हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने कर दिया इसको, ये जो काम करा रहा हूँ ये अगले एक असाइनमेंट की हल्की सी झलकी है, आप लोग ताकि थोड़ा सा इसको समझ जाएं, ठीक है। हम लिखा 2-4 ऑफ हायर डेट, यानी कि अब मैं क्या बता रहा हूँ इसे कि इस चीज़ में फाइंड करना है। अब इसमें क्या फाइंड करेगा, ये एयर निकलेगा। तो अगर इसमें 1981 निकले, ठीक है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये पहला जो बताया, ये यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। एक बात, क्या फाइंड करना है, 1981, ठीक है। मिल जाए तो क्या करना है, मैंने कहा 1 लिखा हो जाए, और अगर ना मिले 0 लिखा हो जाए, बस। फ्रॉम EMP क्या काम किया इसने। अब हमें रिजल्ट समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने वहाँ पे एयर हमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर हायर डेट का कॉलम ले लेते हैं। जहाँ पर 81 एम्प्लॉय जो हायर हुआ 81 में, वहाँ पर 1 आ रहा है, जहाँ पर नहीं आ रहा वहाँ पर 0 आ रहा है। इसका जो है बहुत काम होगा, ठीक है, बस आप ये ध्यान में रखें। एक और एग्जाम्पल इसमें दी हुई है डिकोड की, एक तो सेम वही है, ठीक है, जो अभी हमने की। एक ये एग्जाम्पल है, ये क्या समझ में आ रही है आपको, अगर सैलरी 2000 है। अच्छा एक मिनट ना, इसको हम जो है ना थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। मैंने इसमें लिखा कि आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले इसने जो कंडीशन लिखी है ना, अगर मैं लिखूं अपने टेबल के हिसाब से सेल डिवाइड बाय 2000, क्या होगा इसका आंसर। अगर एम्प्लॉय की सैलरी लेस देन 2000 होगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा। कौन बोलेगी, मैं बोल रहा हूँ डेसिमल में आएगा। माइनस में क्यों आएगा रिजल्ट, यही बात है। एक ही बात है। देखें 2000 भी ज़्यादा है, हम इसको अपने 1000 कर। अगर किसी की सैलरी 1000 से कम हुई, 800 डिवाइड बाय 1000, लेस देन 1 0.8 में आएगा, यानी कि पॉइंट में रिजल्ट आया। इसको क्या करना है, ट्रंक करना है 0 पे, मतलब क्या कर दिया, इस तरह वाली चीज उठा दी। अगर किसी की सैलरी 1500 है डिवाइड बाय 1000, क्या आंसर आएगा, 1। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो, 1.5, ये मॉडल हाँ मॉडल कर रहे थे। 1.5। इसको ट्रंक करेंगे 0 पे तो क्या होगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, डेसिमल हटा के इस टाइप की जो नंबर है वो निकाल रहा है, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या होगा, टैक्स रेट निकाला कि एम्प्लॉय की सैलरी ये 2000 के हिसाब से कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, 2000 से कम वैल्यू होगी तो क्या आएगा आंसर, 1 में, ठीक है। 4000 से कम होगी तो 2 में आएगा, 6000 से कम होगी तो 3 में आएगा। क्या कर रहा है कि अगर सैलरी 2000 से डिवाइड होगी और वो उसका आंसर 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय की सैलरी 2000 से कम होगी, देन 0 आएगा। नहीं आ रहा समझ में, क्या आ रहा है, हाँ अगर एम्प्लॉय की सैलरी को मैं 2000 से डिवाइड करूं और उसका आंसर, अगर उसकी सैलरी 2000 से कम हुई तो जाहिर आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। उसको हमने ट्रंक कर दिया, ट्रंक का मतलब है डेसिमल हटा के वो वैल्यू उठा ली, तो उसका रेट क्या बनेगा, टैक्स रेट 0.0, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर 1 आएगा तो मतलब उसकी सैलरी 2000 से लेकर 3999 तक है, उसका रेट ये बनेगा। अगर उसकी सैलरी
इस रेंज में, इसको हम करके देखते हैं यहाँ पर। इसमें असल ये जो रेट्स नहीं हार्ड कोडेड 0.09 ये तो हार्ड कोडेड है ना, ये डायनामिक कैसे करना है वो फिर अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, हम इसको अपने टेबल पे करते हैं। हम लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम, जॉब और सेल। अब हमने लिखा डिकोड, क्योंकि हमारे पास सैलरीज यहाँ पर कम है तो हमने लिखा ट्रंक ऑफ सेल डिवाइड बाय 1000 और कॉमा जीरो लगाने की ज़रूरत है नहीं है, हमने छोड़ दिया इसको। और मैंने लिखा अगर इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाए 0 तो उस बंदे का टैक्स क्या बनेगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी लेस देन 1000 है, ठीक है, उसका कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अगर इसको डिवाइड करने के बाद सैलरी को 1 आ गया, 1 का मतलब सैलरी उसकी 1000 से लेकर 199 तक हुई तो उसका टैक्स कितना बना दें, यहाँ लिख दिया हमने कितना 0.01 09 तक तो लेके जाओ कम से कम। ठीक है, और अगर किसी की सैलरी जो है 2 का मतलब कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी, ठीक है, तो उसका टैक्स हमने कहा कि 1 पॉइंट, बल्कि इसको ये असल में पॉइंट में इसलिए ये लिख रहा है क्योंकि इसको जो है डिवाइड वगैरह करना है, हम इसको सिंपल यूँ कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझे। 9%, ठीक है, उसका जो है 12% कर दिया, और अगर इससे ज़्यादा हुई तो 15% कर दिया। ठीक है, और अब मैंने लिखा एल्स 25%, इसके अलावा जिसकी जो भी सैलरी है इससे ज़्यादा वो 25% उसका टैक्स बनेगा। और हमने एलियस दे दिया इसको, फ्रॉम ईएमपी। इसका 0 क्यों आ गया, लेस देन 1000। इसका 25% क्यों है, क्योंकि इसकी सैलरी इस कंडीशन के अंदर नहीं है, एल्स कंडीशन के अंदर आ गई तो वो इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको, यानी कि मेन जो इसमें समझाने वाली बात है वो ये है कि आप यहाँ पर हार्ड कोडेड कोई वैल्यू कॉलम के अलावा कोई फंक्शन वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, चाहे वो 2 4 का हो या ट्रंक का हो या राउंड का हो या कुछ भी हो। नीचे हमने जो कंडीशन सी है दरअसल रेंजेस है, कौन सी 0 से 0 1 से 9, ये रेंज नहीं है, ये है कि अगर उसकी सैलरी 0 का मतलब है उसकी सैलरी 1000 से कम होगी, सैलरी डिवाइड बाय 1000। ट्रंक किया तो वो जाहिर है अगर 1000 से कम हुई तो 0 ही आएगा उसका आंसर, पॉइंट में आंसर आएगा ना। 0 है तो मतलब उसकी सैलरी 1000 से कम है तो उसका टैक्स क्या है, कोई टैक्स नहीं होगा। यानी कि उसकी वो है ना केएससी वाले बोलते हैं जो 50 यूनिट से कम चलाएंगे उनकी शायद बिजली नहीं, वो यूनिट नहीं बढ़ाते प्राइस। बिजली तो खैर अब है, इतनी महंगी आपकी हो गई है, आप शुक्र करें बिजली नहीं आ रही। जिस दिन ये 24 घंटे आने लग गई ना फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कितना बिल आएगा, जो बिल भरते हैं ईमानदारी के साथ। ठीक है, अच्छा ये ख़त्म हो गया, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 4 पर। क्या हुआ, आज तो थोड़ा सा पढ़ा है। चैप्टर 3 हमने 3 क्लासेस में किया है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ग्रुप फंक्शंस हैं हमारे पास, और अगला चैप्टर जो है वो भी इसके साथ ही चलाएगा, नहीं बल्कि करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ऑफ भी तो आ गया तो उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चले यहीं तक रखते हैं आज, और